नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ इंद्रानी और ईशांत की छोटी सी नोक-झोंक देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से वादे करते हैं कि वो दोनों ही साथ रहेंगे और साथ में बड़े होंगे। और ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं ईशांत के, और वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और जाकर उन दोनों को गले लगाते हैं और कहते हैं अब हमारा पूरा परिवार पूरा हो गया। जिस पर इंद्रानी कहती है, क्या अब आप हमको मुझे कहीं जाने तो नहीं देंगे ना, मुझे निकालेंगे तो नहीं ना। जिस पर इंद्रानी के इतने प्यारे से सवाल को उसके पिता मुथु कहते हैं, तुम मुझे क्या कहना चाहती हो, बताओ। मैं आपको क्या कहूँ, यही कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मुझे सुनना है। पिताजी, क्या कहा तुमने? पिताजी, अच्छा। जिस पर ईशांत कहता है, मुझे बोलो भैया। जिस पर इंद्रानी कहती है, ईशांत। तुम मुझे ईशांत क्यों बोल रही हो? भैया, मैं आपको तभी कहूँगी जब आप भाई जैसे बिहेव करोगे। क्या मतलब? मैंने बहुतों के भाई के बारे में किताबों में पढ़ा है कि वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के पहाड़ पर चढ़ते हैं, अपनी बहन का ख्याल रखते हैं, वो जो मांगती है वो देते हैं। और ये तुमने कहाँ पढ़ा है? मैंने एक किताब में पढ़ा था। तुम्हें कौन सी किताब पढ़ी थी? वो जो कल या परसों जो उसके भाई के हाथ में थी, वो किताब? मैंने पढ़ा था, बस मुझे ही नहीं पता कि इसकी किताब, पर मैंने पढ़ा था। उसमें भाई बहुत प्यार से अपनी बहन का ख्याल रखता है, उसके माता पिता नहीं होते। अच्छा, तुमने ये सब कहानियाँ कहाँ पढ़ी हैं? जिस पर ईशांत के पिता ये पूछते हैं, जिस पर इंद्रानी कहती है कि मैंने बस पढ़ा था। मैं जब छोटी थी तो मेरे दादा मेरे लिए किताबें लाया करते थे और उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया था, और मैं वहाँ पे सारी किताबें पढ़ती थी। तुमने स्कूल में पढ़ाई की है? स्कूल क्या होता है? वो लोग भी बोलते थे स्कूल स्कूल, मुझे नहीं पता स्कूल क्या होता है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता स्कूल क्या होता है? ईशांत कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ स्कूल क्या होता है। स्कूल ऐसी जगह होती है जहाँ हमें क्लास वाइज पढ़ाया जाता है। ये क्लास वाइज पढ़ाना क्या होता है? पढ़ने के लिए तो सब कुछ है, जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ो। मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं। नहीं, हमें क्लास वाइज पढ़ाया जाता है। जैसे 1 से लेकर के वो क्या 5 तक के बच्चों को अच्छे से ग्रामर वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद उन्हें पेंसिल से उस टाइम पे लिखाना पड़ता है। उसके बाद फिर 5 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पेन से लिखना पड़ता है, और उसके बाद फिर उन्हें पेन की आदत दिलाई जाती है, और वो अच्छे अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी। ये सब क्या है? हिस्ट्री मतलब जिसमें इतिहास के बारे में लिखा होता है, जैसे हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे इंसान बने, इस सब के ऊपर। अच्छा, वो किताब। मैंने तो उसमें पढ़ा था कि इंसान आदि मानव से इंसान बना, और ऐसे इंसान की बुद्धि खुली जब एक बार जंगल में आग लग गई थी, और फिर उन्होंने पका हुआ मीट खाया था, फिर उन्हें स्वाद आया। ऐसे मैंने किताबें पढ़ी थी। हाँ, तो उसे इतिहास कहते हैं। और जो लैंड वगैरह के बारे में बताया जाता है ना, कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। साउथ मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उसके हिसाब से सारी चीज़ें, तो ये ज्योग्राफी में आता है। अच्छा, ओह, मैंने तो सब जगह की मार्किंग कर ली है। तुमने मार्किंग की है? हाँ, मैंने पूरा वर्ल्ड मैप देखा है, और मैंने सब जगह का नाम रट लिया है।
मुझे पता है कौन सी जगह कहाँ है। अच्छा, फिर ईशांत कुछ सवाल करता है और रानी उन सब के जवाब दे देती है और ईशांत हैरान हो जाता है और उसके माँ बाप भी साथ में हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पर इंद्रानी कहती है मेरे घर पे बड़ा सा मैप था और मैं सारा दिन उस मैप में मार्किंग करती रहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी। तुम कभी कहीं गई नहीं? नहीं, मुझे उस कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं कभी उसके बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं मालूम कुछ भी, और ना ही मुझे पता है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, और ना ही मुझे ये पता है कि मेरा घर कहाँ है। बेटी, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। आपको पता है वहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं बस एक कमरे में रहती थी और मेरे दादा मुझसे सिर्फ मिलने आया करते थे, वो भी हफ्ते में एक बार। कोई तुम्हें खाना नहीं खिलाता था? मुझे खाना मेरे दरवाज़े पर रख दिया जाता था और मैं फिर खाना खा लेती थी। क्या तुम्हें कोई गोद में करके? जब मेरी दादी आती थी तब वो खिलाती थी, पर वो भी जल्दी नहीं आती थी। क्यों? वो पता नहीं क्यों नहीं आती थी, पर मुझे नहीं पता, पर वो नहीं आती थी जल्दी। जब मैं 5 साल तक की थी तब तक दादी आती थी, वो मेरा ख्याल रखती थी। जब मैं 5 साल की हो गई तब फिर दादी आना बंद कर दिया दादी ने। फिर मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आती। और फिर इंद्रानी को नींद आने लगती है, इंद्रानी हाई लेने लगती है, तो फिर सभी लोग कहते हैं अरे तुम लोग क्या यहाँ पे बकवास बातें सुन रहे हो? इंद्रानी, तुम ज़्यादा मत सोचो, अभी हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली। जिस पर इंद्रानी कहती है हाँ, आप मेरी फैमिली हो, मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। इंद्रानी की इतनी मासूम और प्यारी बातें सुनकर ईशांत और मुथु दोनों एकदम से छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हैं, और वो रोने ही वाले होते हैं पूरी तरीके से। ईशांत तो रो ही देता है, पर मुथु थोड़ा खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जिस पर उसकी पत्नी आकर कहती है क्या हुआ, बच्ची ने रुला दिया? हाँ, सच में रुला दिया उसने। वो किताबें ही पढ़ती थी, उसे कुछ नहीं पता। कितनी मासूम है वो, कैसे है परिवार वाले उसके। उसने कहा ना, उसके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेली है, और उसके दादा दादी बस उसके साथ रहते थे, और अब तो वो भी नहीं है। पता नहीं बेचारी ने क्या कुछ सहा है, इसलिए तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके बेटे ने आपको खाना बनाने के लिए कहा है। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, जल्दी जाइए, बच्ची को भूख लगी है होगी और बुखार में भी बेचारी रही है। तो माँ, आपका लाया हुआ कपड़ा भी उसने देख लिया, लेकिन अब भोजन का समय होने को आया, संध्या हो चुकी है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ भोजन बनाने। तुम बच्ची के पास रहना। हाँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। और आप जाइए भोजन बनाइए। फिर वो इंद्रानी के पास आती है और फिर कहती है इंद्रानी, तुम मेरे पास, मैं यहाँ रुक जाऊँ? हाँ, रुकिए ना माँ। आप खाना नहीं बनाएंगी? आज तुम्हारा लिए खाना तुम्हारे पापा बना रहे हैं। पिताजी खाना बना रहे हैं? हाँ, ईशांत ने कहा। क्या सच में?
पापा को खाना बनाना आता है? हाँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ईशान ने ही तो इज्जत की। अगर इसने जिद ना की होती तो ये सब नहीं होता। अब तुमने ज़िद की है तो तुम्हें भी जाना चाहिए ईशांत। जाओ अपने पापा की मदद करो। माँ, मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूँ। अभी तो वो बुखार से उठी है। तुम जाओ, जाके अपने पिता की मदद करो। तुमने ही ज़िद की है। आप आप भी तो मतलब आप आपके समय में भी क्या आप उनकी मदद करते थे? हाँ, मैं करती थी, इसलिए तुम जाओ। मैं 12 साल का हूँ। तुम बड़े हो गए हो, इतना तो घर का काम करना सीख ही जाओ। तुम्हारी पत्नी आएगी तो क्या करोगे? माँ, ठीक है, नहीं बात करती इस बारे में, लेकिन अभी तुम इतने भी छोटे नहीं हो। तुमसे कम उम्र के बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं। तुम तो 12 साल के हो गए हो। इतना सा ख्याल नहीं रख सकते अपना? माँ, वो अभी छोटा है। छोटी तुम हो, वो छोटा नहीं है। 12 साल का हो गया। अगर मैं भी 12 वर्ष की हो जाऊंगी तो मैं भी बड़ी हो जाऊंगी। हाँ, बड़ी तो हो जाओगी, लेकिन फिर भी तुम हमारे लिए छोटी रहोगी। लेकिन माँ, अगर मैं तब भी आपके लिए छोटी रहूँगी तो वो भी तो आपके लिए छोटा ही है ना। तुम अपने भाई की तरफदारी कर रही हो। ईशांत ये सुन रहा होता है और सुनकर बहुत खुश होता है कि वो मेरी साइड ले रही है। फिर वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आपको कोई मदद चाहिए? हाँ, मदद चाहिए। ये लो, प्याज काटो तो। जिस पर ईशान कहता है, पिताजी, इसे काट कर आंसू बहेंगे। मुझे पता है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। जाओ। पिताजी, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है? मुझे भी आ रही है। थक गया हूँ मैं। क्यों ना माँ को बल बोले? क्यों? तुम्हारी माँ ही हमेशा सब कुछ क्यों करे? हम भी तो कर सकते हैं। तुम्हारी माँ भी तो थक गई है सारा दिन तुम्हारी बहन का ख्याल रखकर। पिताजी, क्यों ना कुछ बाहर से ऑर्डर दे? बाहर से? ये शहर नहीं है, ये गांव है, और गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तो सब कुछ कितना आगे बढ़ गया है ना, तो हाँ, यहाँ पे सब कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि सब कुछ चाहे जितना ही आगे चला जाए, लेकिन फिर भी गांव तो गांव ही है। गांव को तभी अलग बनाया गया है। अलग क्यों बनाया गया है? गांव और शहर में बस इतना ही अंतर है ना कि गांव में कम खर्चे हैं और शहरों में बहुत खर्चे हैं। गांवों में बिजली नहीं है, शहरों में बिजली है। गांव में ज़्यादा कंपनीज नहीं है और शहरों में बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्रीज है। तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैंने सुना है कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हमारे गाँव की तरह नहीं कि कुछ के घर में पक्के के घर है और कुछ के घर कच्ची मिट्टी के हैं। लेकिन बेटा, यही तो गांव की शोभा बढ़ाते हैं ना। और इसी से तो पता चलता है कि ये गांव है, वरना शहरों में तो हर घर पक्के का होता है। कच्चे मिट्टी का घर तो शायद ही कहीं दिख जाए शहर में, बाकी सब पक्के का घर होता है। पापा, मैं एक बात कहूँ? आप कभी शहर जाने के बारे में नहीं सोचते? क्यों? अगर शहर में हम रहते तो कितना अच्छा होता ना। तू शहर जाकर रहना चाहता है? हाँ, पर मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे शहर ले जाऊंगा, लेकिन तू मुझे वादा कर कि तू शहर जा कर के
शहरी नहीं बनेगा, अपनी संस्कृति नहीं भूलेगा, तभी मैं तुझे शहर लेकर जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? मतलब जो मैंने तुझे सिखाया उसे तू विरासत में लेकर जाएगा, तभी मैं तुझे लेकर जाऊंगा शहर। और अभी तू 12 साल का है, जब तू 18 साल का होगा तब मैं तुझे शहर एक बार घुमाने ले जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने शहर क्यों नहीं गई, मैं शहर क्यों नहीं गया। अच्छा, पर पिताजी, अगर आप शहर जा सकते थे पर फिर भी नहीं गए तो मैं जा सकता हूँ। अगर मुझे वहाँ नौकरी मिली तो तुझे नौकरी करनी है तो तू जा सकता है, ये तेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ जितनी अच्छी चमक धमक से भरी होती है ना, उसके अंदर उतना ही अंधेरा होता है। क्या पता वो बस एक कांच का टुकड़ा है जिसकी रोशनी या जिसका रिफ्लेक्शन तुझे बस अंधा बना रहा है और धोखा दे रहा है। जिस दिन वो टुकड़ा टूटकर बिखर जाएगा, उस दिन तुझे हकीकत दिखेगी। इसलिए कभी कभार कुछ चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। समझा? पिताजी, मैं जानता हूँ आपने बचपन से मुझे ये सब सिखाया है। मुझे पता है कि कभी भी किसी पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। हाँ ठीक है पिताजी, मैं जानता हूँ ये सब। मैं जानता हूँ कि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, आखिर सांस तक तो बस सांसें ही चलती है। और जिस दिन सांसों ने साथ छोड़ दिया, उस दिन इंसान दुनिया से चला गया। मुझे पता है, आप ये सब मुझे सिखा चुके हो, मुझे ये सब पता है। बस तुझे पता है, पर इसे पता होने में और इसे तुझे मानने में बहुत फ़र्क है बेटा। जब तू इस सब को मान लेगा, इसे एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छे से अपनी ज़िंदगी में इस सब को लाएगा, तभी तेरा जीवन संवर पाएगा ना। पिताजी, मैं बचपन से आपसे ये सब सीखते आया हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी भी ऐसे चकाचौंध में बहकूँगा। अभी तू 12 वर्ष का है, तब तेरी इतनी बुद्धि है और तू इतना सब मुझसे कह पा रहा है। लेकिन जब तू 14-15 वर्ष का होगा या 18 वर्ष का होगा ना, जब मैं तुझे शहर की चकाचौंध में लेकर जाऊंगा ना, तब मैं भी देखूंगा कि तेरी बुद्धि जो इस वक्त इतनी अच्छी है, वो तब भी इतनी ही अच्छी रहेगी या नहीं। पिताजी, आप अगर चाहें तो उस वक्त भी मेरी बुद्धि का टेस्ट लेकर देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बुद्धि की जो परीक्षा आप लेंगे, मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊँगा। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा सक्षम है इस सब में, परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बुद्धिमान हो सकता है कि उसके सामने लड्डू रखे हो और उसे चखे ना। पिताजी, अब भी ना, मैं नहीं बहकूँगा। मैं उस सब में मेहनत करूँगा और अपना बेस्ट दूँगा। ठीक है, मैं ये सब तुझ पे छोड़ रहा हूँ। फ़िलहाल तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, और कल हम तेरी बहन को भी लेकर जाएंगे स्कूल में दाखिला के लिए, ताकि वो भी पढ़ लिख ले। पर पिताजी, उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उसे बस एक किताब दे दो, वो पूरी किताब को अच्छे से पन्ने को पलट देगी और पूरी किताब रट कर आपको दे देगी। उसे जिस पेज से सवाल करो उसे सब आ जाता है। तुम झूठ कह रहे हो ना? नहीं पिताजी, पड़ोस वाले भैया के ही किताब से उसने पढ़ाई कर ली। उनके किताब के क्वेश्चन तो बहुत हार्ड थे, फिर भी उसने सारे सवालों के जवाब दिए। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, और हम तो बस हैरान हो गए उसकी ऐसे हरकतों को देखकर।
भैया भी बहुत हैरान थे। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको